हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 11 सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनका शेप क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 7th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइन्यूट कंपोनेंट्स ऑफ विच द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड। कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनकी बॉडी जिससे बनती है उसका माइन्यूट कंपोनेंट मीन्स स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है। और जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है वो है, इज द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स द सेम इन द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नंबर ऑफ जो यूनिट्स होंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो होंगे वो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी बॉडी पूरा बनता है तो उसका माइन्यूट कंपोनेंट, छोटा सा छोटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वो सेल होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है कि नंबर ऑफ सेल्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे क्या, तो इसका आंसर होगा नो। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मीन्स अगर वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनका नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। वी हैव लर्न दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि नॉन लिविंग में नहीं होगा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हर एक अलग जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड that the cell is the fundamental structural and functional unit of living organism। तो सेल की अगर डेफिनेशन आपको आती है तो आप यहाँ पे लिखोगे the cell is the fundamental structural and functional unit of living organism। तो ये होगा आपका सेल का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसे आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से ही क्या दिया है कि वर्ड्स दिए हैं, सेंटेंस है, चैप्टर है एंड बुक है। तो वर्ड्स किससे बनते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड का स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा लेटर्स। जो भी हम अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें ABCD आएगा, तो ये क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो पहले लेटर्स होंगे, लेटर्स के बाद क्या बनते हैं, उनसे एक साथ आके वर्ड्स बनते हैं। कई सारे जब वर्ड्स साथ में आते हैं तो सेंटेंस बनते हैं, और उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं तो उसके बाद पैराग्राफ्स बनते हैं। पैराग्राफ से क्या बनेंगे, चैप्टर्स बनेंगे, और सारे चैप्टर्स एक साथ कलेक्ट जब होते हैं तो वो बन जाता है हमारा बुक। तो आपके बुक में आप यही देख पाओगे कि इसी तरीके का फ्लो चार्ट होता है। कई सारे लेटर्स होते हैं, उनसे वर्ड्स बने हुए होते हैं, फिर सेंटेंसेस बनेंगे, पैराग्राफ बनेंगे, उनके चैप्टर्स बनेंगे, और उसके बाद बनेगा आपका पूरा बुक। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या क्यों दिया है वो हम आगे देखेंगे। वी सी द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए बुक इन द अबव फ्लो चार्ट। कि ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है बुक को। सिमिलरली देर आर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू। तो हम जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारे पूरे बॉडी का भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है अच्छे से। दीज आर, तो कैसे होता है, सबसे पहले क्या आएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे बॉडी में क्या आएगा, सबसे पहले तो सेल्स। स्मॉलेस्ट यूनिट हमने देखा क्या होता है, सेल्स होता है, सेल होता है। तो कई सारे सेल्स होंगे जिनसे बनेंगे टिश्यूज़, टिश्यूज से बनेंगे हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद बनेंगे ऑर्गेनिज्म या फिर पूरी जैसे कि ह्यूमन बॉडी है वो बनेगी। सेल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका यही होता है कि सेल बनेंगे, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट एक डायग्राम में दिया है, उसे हम देखेंगे कैसे। देखिए, स्टार्टिंग में सबसे छोटा यूनिट होगा सेल, कई सारे सेल मिलके क्या होंगे, सेल्स मिलके टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन, जैसे कि अगर हमारे लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, ये सारे ऑर्गन्स जो है वो किससे बनेंगे, टिश्यूज से बनेंगे। उसके बाद बनती है ऑर्गन सिस्टम। तो पूरे सारे जो हमारे ऑर्गन रहेंगे, लंग्स, हार्ट है, लिवर है, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबके मिलके क्या होती है, एक पूरी ऑर्गन सिस्टम बनती है। और उसके बाद बनती है इन पूरे ऑर्गन सिस्टम से हमारी
होल बॉडी बन जाती है। तो ये फ्लो चार्ट जो होगा ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि किस तरीके से हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है इन सारी चीज़ों का, सेल्स का, टिश्यूज़ का। It is only with the help of cells that living organism carry out all their different life processes। तो पूरा जो हमारे लाइफ का प्रोसेस जो होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, तो इन सारे चीज़ों में अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से काम किया जाता है कि सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से होती है, सेल से, कि सेल से हमारे टिश्यूज़, ऑर्गन और सिस्टम बनेगा और पूरा फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिल के जो होता है हमारा लाइफ प्रोसेस करता है। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या होगी, हमारे सेल्स होंगे। वेयर डू द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस, कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर का मीनिंग होता है सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है सिंगल, और सिंगल सेल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा हो, पैरामेशियम हो, तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका लाइफ प्रोसेसेस किस तरीके से चलता है, तो ये अपने सिंगल सेल से ही इनका सारा काम जो होता है, जैसे कि फूड, ये लोग क्या करते हैं, एंगल्प करते हैं फूड को, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, हाथ से खाना उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, जो आपने ऑलरेडी 5th में 6th में पढ़ा होगा। तो जो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक ही सेल सारे काम करता है। फूड को वो क्या करते हैं, डायरेक्टली एंगल्प करते हैं, निगल जाते हैं उस खाने को डायरेक्टली अपने सेल के अंदर, और उसके बाद उनका डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सारे प्रोसेस उसी सिंगल सेल से ही हो जाते हैं। Great scientist in 1665, a scientist Robert Hooke observed a thin section of cork अंडर अ माइक्रोस्कोप। कॉर्क का मीनिंग होता है जो कि ट्रीज़ का बार्क निकलता है, ऊपर का जो छिलका होता है स्टेम के ऊपर, या फिर उसका ट्री का जो ट्रंक होता है उसके ऊपर जो छिलका निकलता है, बार्क जिसे हम कहते हैं, उसका छोटा सा सेक्शन जिसे कॉर्क कहा जाता है। तो उस कॉर्क का छोटा सा सेक्शन लेके उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। इन दिस सेक्शन ही सॉ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक दोज ऑफ बी हाइव। बी हाइव का मीनिंग क्या होता है, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो उसमें अगर हम देखेंगे पास से तो उसमें हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स हमें दिखाई देंगे। हेक्सागोनल शेप के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स आपको उस बी हाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई देंगे। लाइक दोज ऑफ बी हाइव ही नेम दोज कंपार्टमेंट सेल्स। तो जब उन्होंने कॉर्क जो था उसका छोटा सा सेक्शन निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें उसी तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे, जिनको उन्होंने नाम दिया था सेल्स। सेल्स का मीनिंग क्या होता है, दिस टर्म इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये जो वर्ड था उसे लैटिन में क्या कहा जाता है, स्मॉल रूम, कि लैटिन वर्ड जो था सेला, उसी से उन्होंने नाम दिया था सेल्स, और सेल का मीनिंग होता है स्मॉल रूम, तो इसीलिए सेल्स नाम दिया गया था उन छोटे कंपार्टमेंट्स को। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो भी उन्होंने यहाँ पे कॉर्क लिया था उसके सेक्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो कुछ इस तरीके से उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसे उनमें दिखाई दे रहे थे, जिनको उन्होंने नाम दिया था सेल। In 1838, the two scientists M.J. Sladen and Theodore Schwann formulated a theory about cellular structure which stated all the living organisms are made up of cells and the cell is the fundamental components of living organism। तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, एम जे स्लेडन हो या फिर थियोडोर शॉन जो थे, उन्होंने क्या थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बना हुआ होता है, और सेल क्या होते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पूरे बॉडी का जो वर्क होता है या फिर जो लाइफ प्रोसेसेस होती है वो किसके कारण होता है, सेल के कारण। और ये दो साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया था, बताया था उस समय कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से बना होता है। इन 1885 रुडोल्फ वर्चो stated that all cells are formed from pre-existing सेल्स। तो इस तरीके से इन साइंटिस्ट ने सेल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन उस टाइम बताई थी। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स, कि जो सेल्स होते हैं उन्हें हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप। इन 1673 एंटोन वैन ल्यूवेंकहॉक असेंबल्ड वेरियस लेंसेज टू कंस्ट्रक्ट अ माइक्रोस्कोप। तो उस समय उन्होंने कई सारे लेंसेज को कंस्ट्रक्ट किया था माइक्रोस्कोप के लिए, कि छोटे से छोटे सेल्स भी अगर होंगे तो उनको हम ऑब्जर्व कर सके। ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो वो सबसे पहले साइंटिस्ट हम कह सकते हैं जिन्होंने लाइव जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियल और प्रोटोजोन जो सेल्स होते थे उनको देखा था सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे।
सेल्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज, तो सेल्स छोटे होते हैं, जैसे हमने पहले देखा कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो उसे ऐसे ही आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेक आइज, ऐसे ही हम नहीं देख पाएंगे, तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग देयर साइजेस, कि अगर सेल का मेजरमेंट हमें लेना है तो कौन से यूनिट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर, इनको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद देखेंगे द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसे यूज़ किया जाता है ऐसे छोटे छोटे सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट ऑन ए ग्लास स्लाइड मैग्नीफाइड मेनी टाइम्स बाय द लेंसेज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, तो साइड में जो माइक्रोस्कोप का पिक्चर दिया है उसे हम देखेंगे, तो ये होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें कौन से फंक्शन होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे होता है बेस इस तरीके से, उसके बाद जो है यहाँ पे होता है इल्यूमिनेटर। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब हम यहाँ पे स्लाइड लगाते हैं तो इससे लाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं स्लाइड के लिए, जिससे आपको क्लियर और अच्छे से दिखाई देगा। उसके बाद होता है ये स्टेज, जिसके ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट होती है कि यहाँ पे हम जो स्लाइड होती है उसे फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज, अलग अलग मैग्नीफाई हम कर सकते हैं, जैसे कि छोटा सेल से उसे कितना आपको मैग्नीफाई करके देखना है, उस तरीके से अलग अलग लेंसेज वहाँ पे आपको अलग अलग मैग्नीफिकेशन के वहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद होता है फाइन फोकस नॉब एंड कोर्स फोकस नॉब, की जिसके कारण हम फोकस कर सकते हैं उस स्लाइड के ऊपर। उसके बाद ये होता है ट्यूब, और उसके ऊपर इस तरीके से दिया जाता है जिसमें से आई पीस और ऑक्यूलर जिसे कहा जाता है, कि जिसके थ्रू हम वहाँ पे देखेंगे स्लाइड के ऊपर जो भी सेल्स हमने स्लाइड के ऊपर लिया है उसे हम देख सकते हैं। और जो इल्यूमिनेटर होता है इससे हम लाइट एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्लाइड के ऊपर। तो कुछ इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है जिसे हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो सेल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। और इनके यूनिट क्या दिए हैं हमें, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर, इनके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको येलो जो बॉक्स बनाया हुआ है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक अ पीस सेगमेंट ऑफ अ ओनियन एंड केयरफुली सेपरेट द थीन स्किन फ्रॉम इट्स कॉन्केव सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोरसेप। फोरसेप का मीनिंग होता है एक छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे यूज़ किया जाता है, हमारी जो लैब होती है साइंस की वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि ओनियन लेना है और उसके ऊपर का छोटा सा स्किन जो छिलका होता है उसे निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, अगर इस तरीके से आपको ओनियन दिया हुआ है तो ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है इस तरीके से स्किन निकालना है, जो कि निकालने के बाद ये सेगमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, प्लेस द मेम्ब्रेन ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। तो ये जो सेगमेंट आप निकालोगे उसके ऊपर का देखिए प्लास्टिक कवर के जैसे या फिर प्लास्टिक का कागज जिस तरीके से होता है उस तरीके से पतला सा उसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने ओनियन लिया होगा तो उसका छोटा सा छिलका निकल कर देखिए और उसके ऊपर आप अगर देखेंगे तो मेम्ब्रेन आपका निकल के आएगा। तो आपको करना क्या है, उस मेम्ब्रेन को ग्लास स्लाइड के ऊपर रखना है। उसके बाद 1-2 ड्रॉप्स उसके ऊपर पानी डालना है। टेक केयर दैट द मेम्ब्रेन डज नॉट गेट फोल्डेड वाइल प्लेसिंग ऑन द स्लाइड। फोरसेप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली उस मेम्ब्रेन को स्लाइड के ऊपर रख सकते हो। और आपको ध्यान क्या रखना है कि वो फोल्ड ना हो। पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन और एसिन ओवर इट एंड ऑब्जर्व अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर आयोडीन जो होता है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आयोडीन का, उसे डालना है। उसके बाद उस स्लाइड को आप कहाँ पे रखोगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर रखोगे, माइक्रोस्कोप के नीचे जहाँ पे हमने देखा था माइक्रोस्कोप में स्टेज जो होता है यहाँ पे इस तरीके से आप उसे क्या करोगे, प्लेस करोगे। और जो लेंसेज यहाँ पे आपको दी है इनमें से जो 10x यहाँ पे दिया है कि 10 टाइम्स जो मैग्नीफाई आप कर सकते हो उस लेंस को यूज़ करके आपको ऑब्जर्व करना है। डोंट फॉरगेट टू पुट अ कवर स्लिप ओवर द ओनियन स्किन ऑन द स्लाइड बिफोर प्लेसिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो स्लाइड होता है कांच का उसके ऊपर एक कवर स्लिप भी आती है, छोटा सा कांच का टुकड़ा हम कह सकते हैं, स्लाइड के जैसे होता है लेकिन पतला होता है। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस स्लाइड को कहाँ पे रखोगे, जो लेंसेज है उसके नीचे रखोगे और फिर ऑब्जर्व करोगे। इन द सेम वे ऑब्जर्व द सेल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, bark,
रूट टिप्स एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से बाकी के भी जो प्लांट्स के हिस्से होते हैं उसका आप सेल्स देख सकते हो। तो ओनियन का अगर आप सेल्स देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अंडर अ माइक्रोस्कोप। ऐसे आंखों से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे अगर आप देखोगे तो ओनियन के सेल्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, अगर आप प्लांट्स के बाकी के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हो, बार्क हो, रूट टिप्स हो, तो उनको भी आप कट करके उनका स्मॉल मेम्ब्रेन निकाल के स्लाइड के ऊपर लेके उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। डू यू रिमेंबर दैट लास्ट ईयर यू हैड ऑब्जर्व द अमीबा एंड पैरामेशियम दैट आर फाउंड इन वाटर। तो 6th स्टैंडर्ड में ये आपने देखा होगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे, आर द सेल्स दैट यू ऑब्जर्व ऑल अलाइक। क्या आपने पहले अगर सेल्स देखे हैं माइक्रोस्कोप में या फिर आप ओनियन के देखोगे, यहाँ पे जब आपके स्कूल में इस तरीके के प्रैक्टिकल होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सारे सेल्स आपको सेम दिखाई देंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली हर एक सेल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर आप डिफरेंट पार्ट्स लेते हो प्लांट्स के तो उनके सेल्स क्या होंगे, अलग होंगे। व्हाट इज देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट आर देयर शेप्स, तो शेप्स भी, साइज भी, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो आगे देखेंगे सेल साइज की, जैसे हमने अभी देखा हर एक सेल का क्या होगा, अगर हमने प्लांट्स के देखे, एनिमल्स के देखे, तो उनके सेल साइज जो होंगे वो अलग अलग होते हैं। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द शेप्स ऑफ सेल्स, वेरिएशन दिखेगा, वैरायटी दिखेगी। देयर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शन, उनके जैसे फंक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनके थोड़े से क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। ऑब्जर्व द सेल ऑफ डिफरेंट शेप शोन बिलो। तो यहाँ पे कुछ आपको क्या दिए हैं, वेरियस सेल्स दिए हैं। तो आपको देख के ही समझ में आएगा कि हर एक सेल का जो शेप है वो कैसे है, अलग है। जैसे कि आपको अमीबा दिया है, ये यूनिसेल्युलर होता है, सिंगल सेल से बना होता है, तो ये एक तरीके से एक सेल ही हमें दिया हुआ है। तो इसका शेप आपको कैसे नज़र आ रहा है, तो कोई भी डेफिनेट शेप इसका आपको समझ में नहीं आएगा। अगर रेड ब्लड सेल्स दिखेंगे तो कुछ इस तरीके से है। उसके बाद सरफेस सेल, मसल सेल्स, बोन सेल, एग सेल, फैट सेल, स्पायरोगायरा। उसके बाद यहाँ पे दिया है नर्व सेल एंड स्पर्म। तो इस तरीके से आपको क्या दिया है कि वेरियस सेल्स जो है उनके शेप जो है, शेप हो, साइज हो, क्या होती है, अलग अलग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये अलग होता है। उसके बाद देखेंगे सेल्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर होते हैं, रॉड शेप, कॉलमनर, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। जैसे कि आप पिक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। स्पाइरो वगैरह कैसे दिख रहा है आपको, रॉड शेप जैसे कि दिख रहा है। उसके बाद अगर फैट सेल है तो ये सर्कुलर दिख रहा है। तो इस तरीके से हर एक शेप क्या होगा, अलग होगा। ईच सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अच्छे से हो, इसके लिए उन सेल्स में कुछ कंपोनेंट्स कंटेन किए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, इन्हें ही ऑर्गेनेल्स ऐसे कहा जाता है। These organelles are studied in detail with the help of the electron microscope, which can magnify images up to 2 × 10⁹ means 2 billion times their actual size। तो अगर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनको अगर डिटेल में स्टडी करना होता है तो उसके लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है कि आप क्या कर सकते हो, जो ओरिजिनल साइज़ उनकी होंगी उन सेल्स के, ऑर्गेनेल्स की, तो उसे आप बिलियन टाइम्स ज़्यादा क्या कर सकते हो, बड़ा करके, मैग्नीफाई करके देख सकते हो। जैसे कि मोबाइल में हम कोई चीज़ अगर छोटी होती है उसे जूम करके देखते हैं, उसी तरीके से माइक्रोस्कोप में लेंसेज होते हैं जिससे आप मैग्नीफाई कर सकते हो उस इमेज को, और फिर आपको वो क्या करेगी, जो एक्चुअल साइज़ काफ़ी छोटी होती है, जो हमें नहीं दिखाई देती, मैग्नीफाई हो जाती है वो 2 बिलियन टाइम्स, और उसके बाद हम इजीली उसे फिर हमारे आंखों को दिख सकती है अच्छे से। There are two main types of cells, animal cells and plant cells. These cells consist of various types of membrane bound cell organelles. तो इनमें कई सारे जो membrane bound cells organelles होते हैं वो present होते हैं। Plant cells have a definite shape due to the presence of the cell wall around them. तो अगर एनिमल सेल्स, यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिया है एनिमल और प्लांट सेल्स, तो जो एनिमल सेल्स होते हैं इनको एक डेफिनेट शेप किसके कारण मिलता है, तो सेल वॉल के कारण मिलता है, क्योंकि सेल्यूलोज जो होता है प्लांट्स में उनसे बनी होती है सेल वॉल, तो उनके कारण उन्हें क्या मिलता है, एक डेफिनेट शेप मिलता है। Besides, unlike animals, plant cells contain single large vacuole। तो कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें हमें वैक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होते हैं प्लांट्स में एंड एनिमल्स में।
ऑल दीज सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहा जाता है? ऐसे सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस होता है उनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या फिर जो वैक्यूल, जैसे हमने अभी देखा, तो उन सारे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे कहा जाता है। अभी यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिए हैं। तो यहाँ पे हमें दिए हैं सेल्स एंड प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के पिक्चर दिए हुए हैं, डायग्राम दिया हुआ है, इसे हम देखेंगे। तो यह डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट सेल्स जो होते हैं इनके सेल वॉल होता है, सेल वॉल बनता है सेलुलोज से, जिसके कारण प्लांट सेल को एक डेफिनाइट शेप मिलता है और सेल का प्रोटेक्शन भी होता है। अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल में प्लांट सेल की जैसे सेल वॉल नहीं होता है, यहाँ पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल आपने सुना होगा। तो इसके कारण जो है प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लेकिन अगर एनिमल सेल्स में आप देखोगे तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण हम अपना खाना अपने बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। उसके बाद कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या होगी? यहाँ पे दिया है आपको फ्री राइबोसोम्स। तो फ्री राइबोसोम्स तो यहाँ पर भी होंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल, दोनों भी जगह पे होंगे। उसके बाद लाइसोसोम्स जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट सेल में, सेल वॉल जो होता है उसका अंदर का जो पार्ट होता है यहाँ पे होगा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो एनिमल सेल्स होते हैं तो यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण जो सेल होता है सेल का प्रोटेक्शन हो पाता है। उसके बाद हम देखेंगे गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस होता है दोनों भी जगह पे, और न्यूक्लियस जो होता है पूरा कंट्रोल करता है सेल को, सेल के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों भी जगह पे आपको दिखाई देगा, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स दोनों भी। वैक्यूल्स अगर हम देखेंगे तो एनिमल सेल्स में आपको ये छोटे दिखाई देंगे और प्लांट सेल्स में एक ही होगा लेकिन उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोनों भी जगह पे आपको दिखाई देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे सेल्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे कौन सी है या फिर डिफरेंसेस दोनों में कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। और ये जो डायग्राम आपको दी है इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो डायग्राम और जो भी यहाँ पे उनके नेम्स जो दिया है, लेबलिंग जो किया है, उसको भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द सेल हैज़ 4 मेन पार्ट्स, द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। कि यहाँ पे मेन पार्ट्स कौन से होते हैं सेल के? तो सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल वॉल जैसे कि हमने देखा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो सेलुलोज से बना हुआ होता है, लेकिन ये एनिमल सेल्स में नहीं होगा। तो वही आपको यहाँ पे दिया है। बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन इज अ काइंड ऑफ थिन कवरिंग। जैसे सेल वॉल होता है उसी तरीके से एक क्या होता है, पतला सा मेम्ब्रेन होता है या फिर कवरिंग हम कह सकते हैं जो कि सेल को होती है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल्स में। इट इज़ एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल, काफ़ी डेलिकेट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द लिक्विड पार्ट इन द सेल प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अराउंड जो भी लिक्विड पार्ट होगा सेल के अंदर उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो भी जगह होती है, जैसे हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि एनिमल सेल्स का जो कवरिंग एरिया, कवरिंग पार्ट जो होता है, कवरिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर और न्यूक्लियस का जो एरिया होगा वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स आर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनल्स जो भी होते हैं वो कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर। और सेल ऑर्गेनल्स में फिर कौन कौन आएगा? दीज मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिस एक्सेट्रा। ये सब मिलके क्या होता है? इन्हीं क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल्स। और ये कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल्स कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल जैसे कि हमने देखा प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके कारण वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बना पाते हैं।
तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो जैसे कि डायग्राम में फिर से अगर हम देखेंगे तो देखिए जो भी आपको यहाँ पे दिया है साइटोप्लाज्म, ये जो आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म, ये पूरा लिक्विड पार्ट होगा साइटोप्लाज्म। और ये जो भी बाकी की चीज़ें आपको दिख रही है जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, इन्हीं क्या कहा जाएगा, ये हो गए ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल इन्हें कहा जाएगा और ये होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। विच आर द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो अभी हमने देखे कॉमन कंपोनेंट्स कौन से हैं एंड डिफरेंस कौन से होते हैं। द न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सेल का मेन अगर हम इंपॉर्टेंट पार्ट अगर देखेंगे तो वो होता है न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, तो ब्रेन के हाथ में होता है, ऐसे हम कह सकते हैं हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रेन। तो उसी तरीके से सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। देयर इज अ पोरस डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट। उसके अराउंड जो है डबल मेम्ब्रेन होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल फंक्शन ऑफ द सेल। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्प्राउलिंग नेट लाइक अ ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो उसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ नेट लाइक जैसे होता है। इट्स फंक्शन इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय राइबोसोम्स एंड सेंड देम टू द गोल्जी बॉडी। इसका काम क्या होता है कि जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं प्रोटीन्स में जो कि राइबोसोम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उन्हें गोल्जी बॉडीज में सेंड करना, ये उसका फंक्शन होता है। गोल्जी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स। गोल्जी बॉडीज जो होती है वो फ्लैट सैक्स क्या करती है, बनती है। देयर फंक्शन इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। और गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल्स विद डबल आउटर कवरिंग। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं, उनका जो कवरिंग होता है वो डबल आउटर कवरिंग होता है। एज अ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी दे आर कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसीलिए उन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को, और या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया produce energy, so they are called the powerhouses of the cell. The chloroplast in plant cells carry out the function of photosynthesis। कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वही तो उनका क्या काम होता है, उनका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना और फूड बनाना। वैक्यूल्स हेल्प टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल। सेल में फिर ये सारे फंक्शंस होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उन्हें कहाँ पे डाला जाता है, तो जो वैक्यूल्स होते हैं वहाँ पे। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर स्मॉल वेयर एज देर इज ओनली वन लार्ज वैक्यूल इन अ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं जैसे हमने देखा, और एनिमल सेल्स में वो छोटे होते हैं या फिर कम भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू द सेल्स एक्वायर डेफिनाइट शेप। कि जो सेल्स होते हैं उन्हें एक पर्टिकुलर शेप क्यों मिलता है। जैसे अगर हम देखेंगे जो सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं, अगर हम देखेंगे या फिर स्केलेटन जो होता है साइटोस्केलेटन उनसे बने होते हैं, या फिर प्लांट्स में सेलुलोज से बने होते हैं, तो उनके कारण ही उन्हें क्या होता है, सेल्स को एक डेफिनेट शेप मिलता है। अगर प्लांट्स में हमने देखा सेल वॉल जो होता है उसका साइज उसका जो शेप मेंटेन किसके कारण होता है, तो सेलुलोज से जो सेल वॉल बना होता है उनके कारण। उसी तरीके से एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनके कारण उन्हें शेप मिलता है। हाउ आर सेल्स प्रोटेक्टेड। अभी सेल प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, तो अगेन हम वही कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके कारण जो बना होता है डबल लेयर जो प्रोटीन से या फिर फैट्स जो होता है उनके कारण वो बना होता है, उनसे बना हुआ होता है डबल लेयर से। तो उनके कारण क्या होता है, वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल वॉल अगर हम कहेंगे प्लांट्स में, तो वो क्या करते हैं, उस सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स की नीड क्या होंगी, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, जो कि हम लोग खाना खाते हैं, तो जो खाना खाते हैं उनके बाद जो है न्यूट्रिएंट्स जो उनको ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं, अपने पास लेते हैं, और उसके बाद उसको उसके ऊपर प्रोसेस होकर वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैटेगराइज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, स्नेल, एलिफेंट, पिजन, वॉर्म्स। तो इनको कैटेगराइज अगर हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, तो सिंगल सेल्स वाले यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर में कौन आएगा, अमीबा आएगा, पैरामीशियम आएगा। अगर हम मल्टी सेलुलर जो होते हैं उन्हें अगर हम देखेंगे तो उसके बाद उसे आएगा एलिफेंट, पिजन, इस तरीके के एनिमल्स आएंगे। अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वी हैव लर्न दैट देयर आर
countless living organisms on the earth. Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called microorganisms. कि अर्थ के ऊपर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिखाई देते हैं और फिर भी वो हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एयर हो, वाटर हो या फिर सॉइल हो, वहाँ पर भी वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऐसे छोटे से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे कहा जाता है। Occurrence of microorganisms. Microorganisms are present all around us in the air, water, soil, food, sewage, garbage as well as in the bodies of plants and animals including humans. हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। Some microorganisms are solitary, that is they live singly, example amoeba, paramecium, whereas some lives in a colonies. तो कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल ही रहते हैं या फिर कुछ जो होते हैं वो जो कॉलोनीज में रहते हैं या फिर ग्रुप के साथ हम कह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर वहीं पे जीते हैं। देखिए लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम आगे का जो लेक्चर होगा, जो सेकंड पार्ट बनेगा उसमें देखेंगे। तो सेकंड लेक्चर जो होगा उसको भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स हो गए उनके साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।